गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अरस्तू के दास्ता का सिद्धांत पढ़ेंगे कि अरस्तू का दास्ता को लेकर के क्या मानना था और तात्कालीन परिस्थितियों का अरस्तू पर क्या प्रभाव था। जैसे कि आप देखिए कि अपन पहले भी इससे पहले अपन प्लेटो को पढ़ चुके हैं और अरस्तू की क्रांति का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो आज अपना अरस्तू का दास्ता का सिद्धांत है। इस दास्ता के सिद्धांत के बारे में एक्चुअल में वास्तव में अब अरस्तू के ये जो विचार है ये इसके पूर्णतया रूढ़िवादिता के प्रतीक है, क्योंकि किसी भी सूरत में किसी व्यक्ति इंसान को दास बनाए ये चीज़ किसी के लिए भी संभव नहीं। और सभ्य लोगों के लिए तो, क्योंकि यूनानी खुद को सभ्य मानते थे, इसलिए सभ्य लोगों के लिए तो ये किसी सूरत में भी पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान को दास बनाए और उससे अमानवीय बर्ताव करे। हालांकि अरस्तू ने जिस तरीके से रूढ़िवादिता का समर्थन किया है उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम की यूनान की मांग थी, दास्ता जो थी वो यूनान की मांग थी। अगर अरस्तू इसका समर्थन नहीं करते तो हो सकता है अरस्तू को बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ता। ये सारी चीज़ें देख कर जो भी कारण रहे हो, लेकिन अपन को इनके मुख्यतः विचारों पर ध्यान देना होगा कि अरस्तू ने दास संबंधी अपनी जो दास प्रथा है उससे संबंधित क्या क्या कहा है। अब देखते हैं कि अरस्तू के दास्ता संबंधी विचार उसके रूढ़िवादिता के प्रमाण है, क्योंकि उस समय दास प्रथा तात्कालिक यूनानी जीवन का अहम और विशेष अंग थी। दो चीज़ें आई, ये ध्यान रख लेना। एक तो ये इसके वो जो दास्ता संबंधी विचार है वो रूढ़िवादिता के प्रमाण है कि अरस्तू भी रूढ़िवादी था, और दूसरा तात्कालिक जीवन का अहम हिस्सा और विशेष अंग, यानी बगैर दास्ता के यूनानी है वो खुद के जीवन को भी नहीं मानते थे कि हमारा जीवन है वो सही तरीके से रह सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। अब अरस्तू क्या कहते हैं दास प्रथा को लेकर के। अरस्तू के अनुसार जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। अरस्तू यहाँ पर एक वीणा का या एक वाद्य यंत्र का उदाहरण देकर के समझाता है कि जिस प्रकार से वीणा आदि वाद्य यंत्रों के बिना आप संगीत उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी संगीत को जिस तरह से वो पूर्ण रूप देता है, जो वाद्य यंत्र होते हैं वो संगीत को जैसे पूर्ण रूप देते हैं, उसी प्रकार से जो दास है वो स्वामी को पूर्ण रूप देते हैं। इन दासों के बगैर यूनानी जो भी व्यक्ति होगा उसके बगैर उस स्वामी के जीवन का न तो बौद्धिक और न नैतिक किसी भी तरीके के गुणों का विकास संभव नहीं हो सकता। ये अरस्तू का मानना था। अब दास्ता तात्कालिक यूनानी समाज का अंग होने के कारण वहाँ का आर्थिक ढांचा भी था कि दास्ता है उसके साथ आर्थिक ढांचा भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो यूनान का जो आर्थिक ढांचा था वो इस तरीके का था, इस प्रकार का था कि भूमि का स्वामित्व है वो कुलीन परिवारों के हाथ में था, और जो जिनके हाथ में था वो मेहनत नहीं कर सकते, और इसलिए उत्पादन के लिए उनको अधीन श्रमिकों का एक बड़ा दल जो जी तोड़ परिश्रम करता था, और इन श्रमिकों में अधिकांश दरिद्र व्यक्ति या युद्धबंदी सैनिक आदि बाहरी देशों से पकड़ के लाए जाते थे। तो इस प्रकार वहाँ का जो आर्थिक ढांचा था वो ही गड़बड़ी वाला था। बेसिकली जैसे क्या है कि दास्ता तात्कालिक यूनानी समाज का अंग होने के कारण वहाँ का आर्थिक ढांचा भी ऐसा ही था, क्योंकि भूमि का स्वामित्व जिन लोगों के हाथ में था वो परिश्रम नहीं कर सकते थे, इसलिए उत्पादन हेतु दासों की आवश्यकता थी, और दासों की विशाल सेना वास्तव में राष्ट्रीय संपत्ति थी। यूनानी संस्कृति की भव्य प्रसाद की नींव में दासों का श्रम बहुत महत्वपूर्ण भाग था। दास प्रथा यूनानियों के लिए उचित, आवश्यक और उपायदेय थी और उनकी सभ्यता की प्रतीक थी। हालांकि मानवता के आधार पर कुछ लोगों ने इनका विरोध भी किया। अब बेसिकली क्या है, जो दास प्रथा है वो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं देख करके उस तात्कालिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो जो यूनानी समाज था उस टाइम का, उस यूनानी समाज की वास्तव में आवश्यकता थी, क्योंकि उनका जो डर्रा था वो इस तरह से बना हुआ था कि संपत्तियां थी जितनी भी, या खेती का जितना भी खेत वगैरह थे लोगों के, या कृषि का जितना उत्पादन था, तो उनके मालिकाना हक तो सारा का सारा यूनानी लोगों के या कुलीन लोगों के जो मतलब पैसे वाले लोग थे उनके हाथ में था, और वो लोग मेहनत नहीं कर सकते, इसलिए उनको मेहनत करने के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता थी, जो कठिन मेहनत करने वाले लोगों को, तो उनकी आवश्यकता थी। इसलिए इन्होंने दास को अपनी राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मान लिया। जिस व्यक्ति के अधीन जितने अधिक दास होंगे वो उतना अधिक उत्पादन करेंगे और उससे वो उतना अधिक
धनाढ्य हुआ तो उसको संपत्ति का रूप ले लिया। हालांकि उस टाइम हो सकता है यूनानियों के लिए प्रथा उचित हो, लेकिन फिर भी उस वक्त भी मानवता के आधार पर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया कि ये किसी भी तरीके से, क्योंकि जैसे एंटीफोन नाम के एक विचारक है, उन्होंने कहा था कि यूनानी और बर्बर जातियों के प्राकृतिकवादों में कोई भेद नहीं था, किंतु अरस्तु राष्ट्र की मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस दास प्रथा का अनुमोदन किया। तो जो मानवता के नाम पर विरोध करने वालों में एक नाम एंटीफोन का भी आता है। वो लोग कहते हैं भी क्या फ़र्क रह गया अपने बर्बर जातियों में और सभ्य यूनानियों में, मूल बातें तो एक ही हो गई, क्योंकि दोनों का उद्देश्य क्या है, अपनी श्रेष्ठता साबित करना। अरस्तु का कहना था कि जिस प्रकार मनुष्य संपत्ति रखता है उसी प्रकार दास रखता है, और उनके मतानुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है। अब अरस्तु ने इनका समर्थन करते हुए कहा है कि दास रखना कोई बुरी बात नहीं है, कि जिस प्रकार से मनुष्य के पास संपत्ति होती है उसी प्रकार से दास भी, उसी प्रकार व्यक्ति दास रखता है। अब संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक निर्जीव संपत्ति और एक सजीव संपत्ति। निर्जीव संपत्ति में जैसे मकान, खेत या अन्य अचल जो संपत्तियाँ हैं वो आ गई सारी की सारी। सजीव में हाथी, घोड़े, पशु और दास। यानी यहाँ देखिएगा आप कि अरस्तु जो है वो महज यहाँ तक सीमित नहीं रहता है, वो सजीव संपत्तियों में किन को मानता है, यानी हाथी, घोड़े, पशु और इनके बराबर किन की तुलना करता है, दास की। यानी दास है वो उस टाइम के पशुओं के तुल्य, उनका जीवन है वो पशु के तुल्य अरस्तु मानते हैं। कि उनका मानना है कि इनका जो जीवन है वो उसी के आधार पे है, जिस तरह से घोड़े, हाथी, घोड़े, पशु वगैरह है, उसी प्रकार से ये दासों का जो जीवन है वो ये। तो अरस्तु अपनी जैसे अपनी किताब में अरस्तु लिखते भी है भी मतलब दास है वो केवल स्वामी का दास होता है, और स्वामी उसका दास नहीं है, बल्कि दास अपने केवल और केवल स्वामी का दास नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है। जो प्रकृति से भी नहीं, अपना नहीं है, वो दूसरे का है, और फिर भी वह मनुष्य है तो निश्चित ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा है, और एक कब्जे की परिभाषा यह है कि यह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वाले से पृथक है। यानी कुल मिलाकर के जो अरस्तु है वो क्या मान के चलते हैं, अरस्तु ये मान के चलते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति के पास जानवर रहते हैं उसी प्रकार दास भी रहते हैं, और जिस प्रकार जानवर आदमी की संपत्ति होती है उसी प्रकार दास भी आदमी की संपत्ति होते हैं। इस प्रकार अरस्तु दास को पारिवारिक संपत्ति मानते हैं, और उनकी दृष्टि में परिवार के लिए दास आवश्यक है, क्योंकि यह एक सजीव संपत्ति है और जो उसकी आवश्यकता पूर्ति में सहायक है। अरस्तु कुल मिलाकर के दास प्रथा को जायज़ ठहराते हैं, और वो दासों की जो स्थिति है वो भी बहुत ज़्यादा बदतर बताते हैं कि इनकी जो सजीव संपत्ति की तरह उनका हिस्सा आता है। अब अरस्तु दास प्रथा को अगर गिनाते, दास प्रथा अगर बताते हैं कि जायज़ है, तो उनके लिए कुछ आधार है दास प्रथा के, कि किन आधारों पर अरस्तु दास प्रथा को जायज़ ठहराते हैं। जैसे दास प्रथा, अरस्तु ने दास प्रथा को नैतिक और भौतिक दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए उनके औचित्य को सिद्ध किया। अब अरस्तु अगर करते हैं तो वो अपने उसके पीछे कारण भी बताते हैं कि किन कारणों से दास प्रथा है वो उचित। अब नैतिक कारण भी है और भौतिक भी है, देखते हैं कौन कौन से नैतिक और भौतिक। जैसे पहला, दास प्रथा एक स्वाभाविक व्यवस्था है। जैसे स्वाभाविक कैसे है कि दासता प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति स्वयं मनुष्य को दो समूह में बांटती है, शासक और शासित। यानी शासक का मतलब बौद्धिक वर्ग हो गया, और शासित का मतलब शारीरिक शक्ति जिनके पास है उनके पास होगी। दो तरीकों में प्रकृति खुद ही व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय करती है। तो हम कौन होते हैं कि हम इनको किसी भी तरीके से इनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिन आत्माओं ने प्रकृति को शासन करने वाले लोगों में और आज्ञा मानने के लिए अपना सिद्धांत जमाया है, जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए वो दास है, और जो दीनता और उनको दीनता में रखना न्यायपूर्ण ही है। और चूँकि कुछ व्यक्ति प्रकृति से दास होते हैं, इसलिए स्वभावतः होते आता है। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के लिए दासता लाभप्रद हो तो उसे दास बनाना न्यायपूर्ण है। अरस्तु का कहना है कि प्रकृति में सर्वत्र ही नियम दृष्टिगत होता है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से असमानता होती है। सभ्य मनुष्य एक सी बुद्धि, योग्यता और कौशल लेकर उत्पन्न नहीं होते, लेकिन कुछ व्यक्ति श्रेष्ठतम परिस्थितियों में मूर्ख और अकुशली रहते हैं। दासता इसी असमानता का परिणाम है। क्योंकि अरस्तु बेसिकली मान के चलते हैं कि जिन लोगों के पास भी जिन्होंने स्वामी बनाया, अरस्तु ये कहते हैं कि प्रकृति ही जिनको स्वामी बनाया उनको बौद्धिक शक्ति दी है, और जिनको दास बनाया उनके पास शारीरिक शक्ति दी है। तो प्रकृति खुद ये चाहती है इस तरह की व्यवस्था है, और इसमें किसी तरीके का अन्याय भी नहीं है। ये पूर्णतः न्यायपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि
प्रकृति है वो सबको समान रूप से देख करके चलती है। तो इसलिए बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर ये दास और स्वामी वाला जो संबंध है वो शुरू हुआ है। अब दूसरा, अरस्तु मानते हैं दासता दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है। कैसे लाभकारी है देखते हैं कि स्वामियों को नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। भी इनके जो स्वामी होते हैं उनको नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो दास उनका खेती का व घरेलू कार्य करके उनको समय और विश्राम उपलब्ध कराते हैं। स्वामियों के लिए तो इसलिए हित में हो गई एक पक्ष के लिए, तो क्योंकि उनको विश्राम की आवश्यकता होती है और वो विश्राम है वो दास है उनका खेती का और घर का घरेलू कार्य करके उनको विश्राम उपलब्ध कराते हैं। चूँकि दास निर्बुद्धि और अयोग्य होते हैं इसलिए उनके कल्याण के लिए योग्य, संयमी और विवेकपूर्ण स्वामियों का संरक्षण आवश्यक है। ये अरस्तु अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अतार्किक बात का सहारा लेकर के अपनी बात को सिद्ध करते हैं कि जो व्यक्ति, क्योंकि दास है वो जन्म ही, क्योंकि इन्होंने जब प्राकृतिक बताया दासता को उसी के हिसाब से जन्म के हिसाब से वो निर्बुद्धि होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, अयोग्य होते हैं। इसलिए उनके कल्याण के लिए योग्य, संयमी और विवेकपूर्ण स्वामियों का संरक्षण होगा तो जो दास होंगे वो अपनी प्रगति कर लेंगे, खुद अपनी प्रगति है वो कर लेंगे। तो इसलिए ये जो है वो इन दासों के हित के लिए भी है, अरस्तु का ये मानना है। दूसरा कारण ये बताया अरस्तु दोनों पक्षों के लिए उपयोगी है, क्योंकि अरस्तु क्या कहते हैं कि इस मतलब दास के बिना स्वामी और स्वामी के बिना दास का जो जीवन है वो निरुपाय, असहाय और संतरस्त हो जाएगा। इसलिए दास प्रथा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दास प्रथा, क्योंकि वो कहते हैं कि अनुशासन में बहुत सारा, अरस्तु का क्या मानना है, अरस्तु ये कहते हैं कि जिस तरह से, क्योंकि दासों को पहले ही पशुओं के समान मान चुके हैं, तो ये मानते हैं कि जिस तरह से पशु मतलब अनुशासन में रह करके बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, इसलिए निर्बुद्धि होते हुए भी दास भी स्वामी के संरक्षण में अगर रहेगा तो बहुत सारी अच्छी बातें सीख जाएगा। और ये पशुओं की तरह ये बातें दासों पर भी लागू होती है। तीसरा है दासता नैतिक है। अब नैतिक क्यों मानते हैं अरस्तु, देखते हैं कि अरस्तु के अनुसार स्वामी और दासों में नैतिक स्तर का भी अंतर होता है। स्वामी गुणवान और दास गुणहीन होते हैं। स्वामी तो होते हैं गुणवान और दास क्या होते हैं, गुणहीन। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि वो दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, स्नेहपूर्ण और दयालु रहे। और दास का कर्तव्य है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। यानी दो चीज़ें आ गई, दास के लिए तो ज़रूरी है आज्ञा पालन, कि आज्ञा पालन करेगा तो वो हमेशा उनका कृपा पात्र बना रहेगा। स्वामी है वो उनके प्रति स्नेहपूर्ण, उनके प्रति स्नेहपूर्ण और दया दोनों के भाव रखे। तो दासों में गुणों की सृष्टि तभी संभव है जब दोनों संपर्क में रहे। अब दासता को नैतिक आधार इसलिए अरस्तु ठहराते हैं कि मालिक है वो तो स्नेहपूर्ण, क्योंकि दोनों के लिए नैतिकता लागू है। अगर मालिक उनके साथ संयमित और स्नेहपूर्ण व्यवहार रखता है, उनके प्रति दया रखता है, तो ये दासों का कर्तव्य है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे। क्योंकि स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में अरस्तु ये भी मानते हैं कि स्वामी और दासों के नैतिक स्तर में पर्याप्त मात्रा में अंतर होता है। स्वामी गुणी होते हैं, क्योंकि नैतिक स्तर का जो अंतर है उसी के कारण तो स्वामी गुणी है और दास गुणहीन है। अतः भाई इनका दासों में जो गुणों की जो सृष्टि होना तभी संभव है जब दोनों संपर्क में हो और दोनों में स्वामी और दास का संभव हो। प्रकृति से दास में सच्चे गुण का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपनी विवेक से अपनी वासनाओं या क्षुधाओं को शासित कर सके। तो किंतु एक अच्छे स्वामी के अधीन रह करके वो सारे आदेशों का पालन करके धीरे धीरे अपना जो उच्चतर स्तर है वो प्राप्त एक दास कर सकता है। तो इसलिए दासता है वो नैतिक रूप से भी दोनों के लिए अत्यावश्यक है। ये इस तरह से अरस्तु है भौतिक दोनों आधारों पर समर्थन करता है, नैतिक और भौतिक आधारों पर, तो उसका यही आधार है। अब अरस्तु बताते हैं दासता के प्रकार। यानी अरस्तु ये मानते हैं कि दो प्रकार की दासताएं होती है। एक स्वाभाविक दासता। स्वाभाविक दासता का मतलब कि जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं वह स्वाभाविक दास होते हैं। किसी भी राज्य में इस प्रकार की दासता स्वाभाविक दासता है। इसके अतिरिक्त युद्ध में दूसरी है वैधानिक दासता। यानी वैधानिक दासता का मतलब है युद्धबंदी, लेकिन यूनानी नहीं, अरस्तु इसको नहीं मानते हैं। इसको अपन अभी डिटेल से पढ़ेंगे युद्धबंदी किस तरह से है। भी अरस्तु ये मानते हैं कि युद्ध में दूसरे राज्यों को पराजित करके युद्ध में जो बंदी बनाए जाते हैं उनको भी दास बनाया जा सकता है। युद्ध बंदियों की इस प्रकार की दासता वैधानिक दासता कहलाती है। इस प्रकार दासता को अरस्तु यूनानियों पर लागू नहीं करते, लेकिन ये जो वैधानिक दासता है वो
अरस्तु ये कहते हैं कि यूनानियों पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यूनानियों को न तो युद्धबंदी बनाया जा सकता है, अगर युद्धबंदी बनाया भी लिया गया तो उनको दास की सूरत में नहीं बनाया जा सकता। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि अरस्तु ये मान के चलते हैं कि प्रकृति है वो उनको दास नहीं बल्कि स्वामी बनने के लिए पैदा किए है। तर्कशास्त्र का मतलब तर्कशास्त्र के पंडित मानते हैं अपन अरस्तु को, लेकिन यहाँ आकर के अरस्तु का जो तर्क है वो देश और काल की परिस्थितियों के बाहर है, वो कुतर्क सा लगता है। इसलिए अरस्तु ने सैद्धांतिक रूप से वैधानिक दासता को अमान्य ठहराया है। वह विजित देशों को बलपूर्वक या सामूहिक दास बनाने के विधि सम्मत अधिकार का इस आधार पर विरोध करता है कि युद्ध में ऐसे व्यक्ति भी पकड़े जा सकते हैं जो नैतिक और बौद्धिक गुणों की दृष्टि से उत्कृष्ट हो। ऐसे व्यक्ति दास नहीं बनाए जाने चाहिए। फिर भी कई बार अन्यायपूर्ण कारणों से आरंभ किए जाते हैं, अतः ऐसे युद्धबंदियों को दास बनाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। दासता के दो प्रकार है, स्वाभाविक दासता तो अरस्तु उनको मान लिया कि जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि, अकुशल और अयोग्य होते हैं, जबकि स्वाभाविक सी बात यह है कि कोई इंसान जन्म से न तो मंदबुद्धि होता है न ही अकुशल होता है, क्योंकि कुशलता और योग्यता ये अपने अभ्यास पर निर्भर करती है। हर एक काम में कुशलता, आप कुशल तभी हो सकते हो जब बार बार अभ्यास करोगे। और बुद्धि हर एक व्यक्ति के पास होती है, सोचने का दायरा है वो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बुद्धि हर एक व्यक्ति के पास होती है। दूसरी वैधानिक दासता सिर्फ गैर यूनानियों पर लागू है, यूनानियों पर लागू नहीं है। अब दास प्रथा के बारे में अरस्तु की मानवीय व्यवस्था, यानी अरस्तु है वो दास प्रथा की ऐसा नहीं है कि वो दासों को ये कहते हैं कि आप उम्र में दास ही बने रहोगे। वो इनके लिए मानवीय व्यवस्था की भी व्यवस्था करता है कि अगर दास है वो किस किस तरह से काम करे, या स्वामी है वो दासों के प्रति कैसा व्यवहार करे, ताकि वो हमेशा से मानवीय दशाओं वो मिलती रहे। पहला कहते हैं दास प्रथा प्राकृतिक है लेकिन वंशागुणित नहीं है, अर्थात दास के बुद्धिमान और योग्य पुत्र को दासता से मुक्त कर देना चाहिए। सीधी से अरस्तु ये कहते हैं ये बात तो सही है, दास प्रथा प्राकृतिक तो अरस्तु खुद मान चुके हैं, लेकिन वंशानुगत नहीं है। ये नहीं है कि दास का बेटा दास ही होगा। अगर दास का बेटा बुद्धिमान और योग्य होगा तो उसे दासता से मुक्त कर देना ये उस स्वामी का उत्तरदायित्व बनता है। दूसरा दासता है वह दोनों का हित है, इसलिए दास के प्रति अत्याचार और क्रूरता न हो और दास द्वारा आज्ञा अवहेलना न हो। क्योंकि अपन अभी नैतिक और भौतिक जो पक्ष पढ़े उसमें अपन ने देख लिया कि दास प्रथा है वो अरस्तु ये मानते हैं कि दास प्रथा है वो दोनों पक्षों के लिए उचित है। इसलिए स्वामी इस बात का ध्यान रखे कि वो अधिक अत्याचारी न हो, न ही दास के प्रति क्रूर हो, और दास के द्वारा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन न करे। अर्थात अरस्तु है वो क्रूर दास प्रथा का समर्थन नहीं है। वह दास और जो स्वामी है उनके संबंधों को माधुर्यपूर्ण और सहयोगी जैसे संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा, दासों का अंतिम ध्येय स्वतंत्रता प्राप्ति हो, यानी अरस्तु ये कहते हैं कि हर एक दास का जो लास्ट लक्ष्य है वो यही होना चाहिए कि वो अपना जीवन समाप्त होने से पहले पहले अपने खुद को स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में अपना स्थान पाले। जो दासों की संख्या सीमित हो, अर्थात अरस्तु दासों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। अरस्तु हमेशा यही कहते हैं कि दास जितने भी हो उतने अधिक कम से कम होने चाहिए, ताकि इनकी संख्या बढ़ के दूसरों पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। और फिर पांचवा, स्वामी दासों को वचन दे कि अच्छा कार्य करने पर मुक्त कर देंगे, यानी हर एक स्वामी का ये उत्तरदायित्व है कि वो अपने दास को इस बात का वादा करे कि अगर आप सही काम करते गए तो एक वक्त पर आकर के हम आपको दासता से मुक्त कर देंगे। और छठा है, दासों से उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य करवाए जाएं, यानी उनसे काम है वो वैसे ही करवाए जाए जो उनकी कार्यक्षमता हो। ऐसा नहीं हो कि कोई दास है तो उससे अमानवीय कृत्य करा लिए जाए या ऐसा कोई काम करवा लिया जाए जो उसकी क्षमता से बाहर हो, वो कर नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर अगर ऐसा करवाएंगे तो आज्ञा अवहेलना होने का डर है वो अरस्तु को सता रहा है। इसलिए अरस्तु है वो मानवीय व्यवस्थाओं की भी बात करते हैं। अब अरस्तु की दास प्रथा की अवधारणा की आलोचनाएं भी की गई है, क्योंकि ये तो अपने को हर एक व्यक्ति को लग ही रहा है कि इस तरह की व्यवस्था है जो अरस्तु ने जिस तरह से यूनानियों को ऊपर रख करके बाकियों को दास के योग्य बना दिया है, यूनानी है वो दास नहीं बन सकते जिस तरह की, तो उनकी भयंकर आलोचनाएं की गई है। आलोचनाओं को ध्यान देखते हैं। पहला कि अगर दासता प्राकृतिक होती, क्योंकि अरस्तु क्या कहते हैं कि दासता प्राकृतिक है, तो जो आलोचना करने वाला लोग है वो कहते हैं कि अगर दासता ही प्राकृतिक होती तो आज अधिकांश वर्ग दासता की स्थिति में होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार क्या है कि कुछ लोग हैं वो आज्ञा पालने के लिए और कुछ लोग आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं।
तो कुछ शासन करने के लिए तो कुछ शासित होने के लिए। अगर इस मान को मान लिया, इस बात को अगर मान लिया जाए तो अधिकांशतः जो दुनिया है वो क्या होगी, क्योंकि अब वर्तमान का युग है वो तो औद्योगिक युग है। तो ऐसी स्थिति में एक मालिक को छोड़ दिया जाए तो उस उद्योग में काम करने वाले सारे लोग उसके दास हो गए, जबकि दास था नहीं, वर्तमान में उसको साथी कहते हैं, जो हर एक जगह काम करने वाले लोग हैं। मानव समूह का विभाजन संभव नहीं, क्योंकि अरस्तु ने जिस तरह से किया है ना कि कौन व्यक्ति है वो योग्य होगा और कौन अयोग्य होगा और कौन निर्गुण है और कौन गुणी है, तो इस तरह का विभाजन है उसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि गुण और योग्यता विहीन कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। क्योंकि अरस्तु क्या कहते हैं कि मतलब व्यक्ति के अगर आप इस तरह से गुणों का या इस तरह से अगर इस मान के चलोगे तो ये स्वाभाविक है कि ये व्यक्ति की गुणवत्ता का या व्यक्ति के गुणों का पूरी तरह से अपमान है, ये कोई एक व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर है विरोधाभासी अवधारणा है। विरोधाभासी अवधारणा कैसे है कि एक तरफा राज्य का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन देना है, क्योंकि अरिस्टोटल का जो राज्य है उसका उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को किस तरह से सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया जाए, और दूसरी तरफ दास था। तो अरस्तु के विचारों में एक भयंकर विरोधाभासी अवधारणा सामने आ रही है कि आप व्यक्ति को दास बनाना चाहते हो या उसका श्रेष्ठ जीवन देना चाहते हो। अगर श्रेष्ठ जीवन देना चाहते हो तो जिस तरह की दास प्रथा की व्यवस्था अरस्तु करता है उस दास प्रथा के अनुसार तो कभी एक दास को तो श्रेष्ठ जीवन मिल ही नहीं सकता। फिर है दासता प्राकृतिक और दासता से मुक्ति संभव, दोनों विरोधाभासी। यहाँ भी देखिए, एक तरफ अरस्तु क्या कहते हैं कि दासता है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति खुद है वो कुछ व्यक्तियों को दास और कुछ व्यक्तियों को स्वामी बना के बेचती है, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि दास को मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई चीज़ प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीज़ है, तो फिर मुक्ति, उससे मुक्ति कैसे संभव होगी। दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ही भयंकर विरोधाभासी है। समानता और स्वतंत्रता पर भीषण आघात। वर्तमान में जो लोकतंत्र के मुख्य आधार है, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन पर ये बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि यह तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की बात तो फिर कहीं चलेगी। जब व्यक्ति में दासत्व आ जाएगा तो इन ये जो विचारधाराएं हैं या ये जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं पर बहुत बड़ा आघात लगाया था अरस्तु ने। अवैज्ञानिक की दासों को पशु तुल्य मानना, क्योंकि दासों को अरस्तु क्या मानते हैं, अपनी संपत्ति मान के चलते हैं, और संपत्ति में भी किन के तुल्य, घोड़े, गधे, गायें, यानी पशुओं के तुल्य मान करके दासों को पशु तुल्य मान करके पूर्णतः वैज्ञानिक हो। क्योंकि इंसान की दृष्टि चाहे कैसी भी स्थिति हो, इंसान हमेशा इंसान की दृष्टि से देखा जाता है, उसको देखने का आधार है वो और अन्य कोई आधार नहीं हो सकता। अतार्किक है कि दास और स्वामी में मित्रतापूर्वक संबंध होना संभव नहीं है, क्योंकि मित्रता बराबर वालों में होगी। अरस्तु क्या कहते हैं कि मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, दोनों के हित है, इसलिए एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि शासक और शोषित के आपसी संबंध हो ही नहीं सकते, पहली बात तो। दूसरी बात, मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। मालिक और दास में अगर मित्रता होगी तो फिर काम कौन करेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर आकर के अरस्तु या पूर्णतया अतार्किक हो जाते हैं। अंततः अगर अपन बात करें लास्ट में कि अरस्तु का जो दासता का संबंधी जो विचार है वो पूर्णतया अव्यावहारिक है। वर्तमान युग में तो इसकी बात करना भी अव्यावहारिक सी लगती है, लेकिन हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, इन चीज़ों को पढ़ना है ताकि हमें पता लगे कि आज से पहले वो किस किस तरीके के विचार है वो आज से पहले आए हैं। तो इसलिए वर्तमान युग में तो ये पूर्णतः अव्यावहारिक है। हो सकता है कि तात्कालिक यूनानी समाज की परिस्थितियों के कारण अरस्तु ने इनको स्वीकार करना पड़ा हो, किंतु आज के लोकतांत्रिक समाज में इनका कोई महत्व नहीं है। अगर निष्कर्ष के रूप में अगर अपन बात करें तो यही है कि तात्कालिक परिस्थितियों का या अरस्तु के टाइम का तो हमें पता नहीं है, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस तरीके के विचार को किसी सूरत में भी कहीं पर भी जो मानव में भेद पैदा करता हो, ऐसे भेद पैदा करने वाले विचार को किसी भी सूरत में वर्तमान लोकतांत्रिक समाज है वो स्वीकार नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये जो आपका दासता का जो अरस्तु का जो दासता संबंधी सिद्धांत है उसका अपन ने लगभग डिटेल पढ़ ली है कि इस दास प्रथा क्या थी, अरस्तु है वो दास प्रथा किस प्रकार मतलब मानता है, कितने प्रकार की दास प्रथा मानता है, दासता प्रथा के आधार क्या है, दासता की कितने प्रकार है और दासताओं की विशेषताएं क्या है और इनकी आलोचनाएं क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार पढ़ेंगे। अधिक से अधिक साथियों तक ये वीडियो पहुंचाएं और अपने कॉलेज के महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।